हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एडेड जॉब्स पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में अपने CHSL एग्ज़ाम का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम 20 नवंबर को था फर्स्ट शिफ्ट में। अब मैं वीडियो 21 नवंबर को बना रहा हूं। थोड़ा लेट कर दिया बनाने में, क्योंकि आने में मुझे काफ़ी रात हो गई थी, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया बनाने के लिए। बात करते हैं कि इसमें पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल मैं बिल्कुल इजी तो नहीं कह सकता, पर इस पर मैं डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूँ, ताकि जिनका एग्ज़ाम अभी जो देने वाले हैं उनको थोड़ी इस वीडियो से आइडिया लग सके और उनको थोड़ी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरा अटैम्प्ट कितना रहा। तो मेरा टोटल अटैम्प्ट 92 रहा। अब चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। तो चैप्टर वाइज में मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट किया था, तो रीजनिंग फुल अटैम्प्ट किया था। मैथ में मैंने 22 अटैम्प्ट किया था। इस पे बारे में बात कर रहे हैं कि 3 क्यों छोड़ दिए। और फिर मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट किया था, तो इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किया था। और जीएस में मैंने थोड़ा ज़्यादा 20 अटैम्प्ट कर लिया है। अब थोड़ी सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग का ही कर लें। तो रीजनिंग के सवाल काफ़ी आसान थे। अगर थोड़ी बहुत आपको आइडिया लगाना हो, तो अगर आप TCS के पुराने सवाल किए हों, जिस तरह के उसके पैटर्न रहे हों, जिस तरह के सवाल पहले पूछ रहे थे TCS, वैसे ही सवाल था इसमें। हाँ, थोड़ी जो सब्जेक्ट जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन की जो संख्या होती है, थोड़ी वो चेंज हो गई थी। मेरे में थोड़ा फिगर काउंटिंग के सवाल ज़्यादा थे, 3 सवाल थे। ऑड एंड आउट से भी सवाल थे, ब्लड रिलेशन से भी एक सवाल थे। तो इस तरह सवाल जो थे काफ़ी करने वाले थे। कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जिसको करने के लिए कोई नया तरीका लगाना हो या कुछ थोड़ा टाइम देना हो। काफ़ी आसानी से सवाल थे इसमें। एक चीज़ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आपको अच्छा स्कोर करना हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना हो कि अगर आपसे सवाल कोई नहीं हो पा रहा, पहली बार देखने में क्लिक नहीं कर पा रहा दिमाग में, तो उसको तुरंत आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे दूसरे क्वेश्चन पे चले जाए। ज़्यादा समय नहीं गंवाना है पहले आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैंने तो बात करता कि रीजनिंग की ओवरऑल देखा जाए तो रीजनिंग काफ़ी आसान था, एकदम डूएबल थे सारे सवाल। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहे थे करने में, काफ़ी आसान थे सवाल। इसके बाद मैंने मैथ अटेम्प्ट किया था। तो मैथ में जैसे मेरे हिसाब से मैथ में अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस किए हो, अगर आपको थोड़े बहुत फार्मूले पता हो, सिंपल फार्मूले भी पता हो आपको, तो सवाल एकदम वन लाइनर जैसे ही थे, सारे करने वाले थे। 3 सवाल को छोड़ दें तो बाकी जो 22 बच रहे थे सवाल काफ़ी आसान थे, कोई टाइम नहीं लग रहा था उसमें करने। एक दो सवाल थे जो तुरंत ऑप्शन के हिसाब से भी आदमी कर लेता, तो ऐसे सवाल थे। जो 3 सवाल थे मैंने उसको जो छोड़ दिया था, क्यों नहीं कर पाया था अटेम्प्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लगभग 10 दिन से, पिछले 10 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर पढ़ने के लिए। तो मैथ में थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए मेरे जो अटेम्प्ट करने की जो स्पीड थी सवालों की मैथ की, थोड़ी कम हो गई थी। तो थोड़े ज़्यादा समय लग रहे थे इसमें, मुझे ये लास्ट में समय ज़्यादा मिले नहीं ताकि इन सवालों को अटेम्प्ट कर लूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास मैंने किया था। तो थोड़े से सवाल थे जो मैं 3 अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, ये थोड़े बहुत कैलकुलेटिव थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, लेकिन जिनके जो मान आ रहे थे वो थोड़े रूट में आ रहे थे। और जो ऑप्शन थे वो सारे दशमलव में थे, लगभग नियर ही थे एक दूसरे से। तो ऑप्शन वाइज नहीं हो पा रहा था, थोड़ा टाइम लग रहे थे, इसलिए मैंने नेक्स्ट उसको लास्ट में करने के लिए रखा था, सेव करके मार्क को रिव्यू करके। लेकिन वो मुझे लास्ट में समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने मैथ के सवाल नहीं करे थे। तो पूरी बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लिए हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम अगर अभी है, थोड़ी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, तो थोड़े बहुत आप मैथ में क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले। मैथ के सिर्फ सवालों को ही प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि रीजनिंग के सवाल काफ़ी आसानी आ रहे हैं। मेरे जो पहले के जो एग्ज़ाम हैं उनको मैंने रिव्यू करके गया था, तो वो भी बता रहे थे, वो भी सिंपल ही था, काफ़ी आसानी थे। तो रीजनिंग में थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। हाँ, थोड़ी मैथ में आपको बस बेसिक फार्मूले देखने हैं, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाना है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी है, ताकि आप मैथ को पूरा अटैम्प्ट कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि मैंने जीएस में शुरू में ही बताया कि मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं। पहले मैं जैसे अगर बात करें, मैं अपनी बात करूं,
तो मैं जो सीजीएल मेन दिया था 2024 वाला, तो मेरे जीएस में काफ़ी कम अटैम्प्ट थे, लेकिन इस बार मेरे जो अटैम्प्ट हैं बढ़े हैं। वजह ये है, जो मैं मानता हूँ, मुझे समझ में आता है कि मैंने परमार सर द्वारा नीटो की सीरीज मैंने देखा है, थोड़े मैं उससे ऑड एंड आउट करके ऐसे भी मैंने छाट करके 2-3 सवाल ऐसे हल किए थे। और 2-3 सवाल मैं कहूँ तो मैं उन पर पूरा कंफर्म नहीं था, थोड़ा डीपली सवाल थे, तो मैंने उस पर थोड़ा 50-50 था, मैं 2-2 ऑप्शन छाट दिया था, तो उसमें मैं 50-50 थोड़ा बहुत रिस्क लिया हूँ, तो मैंने ऐसे किया थे। और जो 3 सवाल थे जो करंट अफेयर के थे, तो करंट अफेयर भी आपको ये टीसीएस जैसा नहीं था। टीसीएस में पहले होता था कि करंट अफेयर बहुत पुराने पूछ रहे थे, वैसे इसमें नहीं है, थोड़ा करंट अफेयर नए पूछ रहे हैं। जो मेरे जो करंट अफेयर थे 2025 ही के थे। हाँ, थोड़ी करंट अफेयर में थोड़े नंबर डिजिट में आ रहे हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ रहा है। तो इस तरह से सवाल थे। अब बाकी के जो थे थोड़े स्टैटिक से सवाल थे, जो डुएबल थे, जो आसान थे। कुछ ऐसे सवाल थे जो रटाए हैं, वैसे सवाल थे जीएस में। तो इस जीएस में मैंने अगर जीएस में मैंने 20 अटेम्प्ट किया, इसका मुख्य मैं वजह मानता हूँ नीटो जो सीरीज मैंने देखा था, इस वजह से मेरे थोड़े अटेम्प्ट बड़े हैं, जो काफ़ी मेरे लिए महत्वपूर्ण भी हुए। इसके बाद मैं लास्ट में मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था। तो इंग्लिश में जब से टीसीएस चेंज हुआ है, जब से मैंने सिलेक्शन पोस्ट का भी दिया है, सीजीएल प्री का भी दिया है, तो जो इंग्लिश में आपका जो एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो नरेशन है, इनके सवालों की संख्या काफ़ी बड़ी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इनका भरमार है, बाकी अन्य सवालों की तुलना में, चैप्टरों की तुलना में इनसे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी इनके जो ऑप्शन थे थोड़ा डाटा में इधर उधर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ये नहीं है कि आपको ऐसे आसानी से कर लेंगे, नहीं, थोड़े डाटा चेंज आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने स्टेनो का जो अभी EDQT ने स्टेनो का एग्ज़ाम लिया है, तो बाकी यूट्यूब पे भी सर इंग्लिश वाले सरों ने इसका डिटेल्स में बताया था। तो अगर आप प्रीवियस कर लेते हैं बढ़िया अच्छी तरह से, तो आप एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप आसानी से कर लेंगे। वैसे ही सवाल थे। और कंप्रीहेंशन जो सवाल आते हैं 5 कंप्रीहेंशन का, वो भी काफ़ी आसानी थे, आप बहुत इजीली कर लेंगे आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मुझे स्पेशली जो दिक्कत हुई, मुझे वोकैब में दिक्कत हुई, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर बेस नहीं आ रहा वोकैब। जो मैंने 3 जो मेरे वोकैब थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि साइनोनिम वाले थे या एंटोनिम वाले थे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले थे। ये तो 3 जो क्वेश्चन थे वोकैब का, जो प्रीवियस ईयर बेस मेरे हिसाब से नहीं लग रहे थे, तो मैंने इस पर तुक्का लगाया। पूरा मैं उस पर 100% कंफर्म नहीं था, मैंने तुक्का लगाया। तो ऐसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन मैं उस पर पूरा कंफर्म हूँ, क्योंकि काफ़ी आसान थे कॉम्प्रिहेंशन। एक्टिव पैसिव नरेशन इनडायरेक्ट मैंने प्रीवियस ईयर स्टेनो का देख कर गया था, तो मैंने उससे बहुत काफ़ी हेल्प हुई, मैंने वो भी कर लिया था। और इसमें बात कर लेते हैं कि कोई ऐसे पूरा ओवरऑल बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश ईजी था। अगर जो 3 वोकैब को हटा दें तो इंग्लिश ईजी था। फिल इन ब्लैंक से सवाल थे। और मुझे तो लास्ट में मैं आपको थोड़ी बहुत एडवाइस दे दूं, क्योंकि मुझे स्पेशली जो लग रहा है कि अगर मैंने ये गलतियां नहीं किया हुआ होता तो शायद और थोड़े बहुत मैं अटेम्प्ट मेरे बढ़ गए होते। तो सबसे पहले आपको देखो, मेरे हिसाब से थोड़े मैथ जो थे, मैथ और जीएस इंग्लिश, थोड़े अगर चारों सब्जेक्ट का देखा जाए तो सबसे मतलब थोड़े बेहतर थे। जैसे रीजनिंग तो काफ़ी आसान था, उस पर मेरे हिसाब से आपको उतना समय नहीं देना है, ज़्यादा जो समय देने हैं अभी जो बचे एग्ज़ाम आने वाले दिन में आपके होंगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ध्यान देना है मैथ पे। इंग्लिश में आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन आपको प्रीवियस स्टेनो वाला देखकर जाना है। और कंप्रेशन तो वो भी आप कंप्रेशन तो आसानी आ रहे हैं, अगर ऐसा आए तो आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ी जीएस में मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना थोड़ा बहुत फोल्क डांस आप ये देख लें, थोड़ा करंट अफेयर देख लें। मेरे में तो 2025 वाला आया था, एक पुराना वाला था तो बहुत आसान था, सब रटे हुए हैं तो कर लेंगे।
वैसे आए तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर 2025 का ही देख लीजिए, थोड़ा फोल्क डांस देख लीजिए। अब बाकी जो थे स्टैटिक के सवाल आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देना है। लास्ट में एक पूरा आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे दूं तो रीजनिंग के सवाल काफ़ी आसान थे, फिगर काउंटिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, उससे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी के चैप्टरों से फिगर काउंटिंग सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको उस पर ध्यान देना है। बाकी सवाल सब आसान थे। और मैथ में आपको आप फार्मूले देख कर जाइए, क्योंकि वन लाइनर्स जैसे सवाल आ रहे हैं, फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, थोड़ी आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है। और बात करते हैं कि जीएस पे, तो जीएस में आपको थोड़ा करंट अफेयर देख लीजिएगा, बचे हुए दिनों में करंट अफेयर देख लीजिएगा, 2025 वाला मेरे हिसाब से मोटा मोटी देख लीजिए, करंट अफेयर देख लीजिएगा आप, थोड़ा बहुत फोल्क डांस देख लीजिएगा। और इंग्लिश में आपको ज़्यादा ध्यान, जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो आपको एक्टिव पैसिव नरेशन से आ रहे हैं, तो ये आपको ये स्टेनो वाला प्रीवियस ईयर थोड़ा देख के जाइएगा आप, यूट्यूब आपको किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और इंग्लिश तो मैंने मैथ बता ही दिया, जीएस बता ही दिया आपको। एक थोड़ी एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम में। सवाल अगर आ रहे हैं तो करिए, नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट करके दूसरे सवाल पे जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं देना है एक सवाल पे। तो अगर ऐसे कर रहे हैं आप, तो पहली बार में अगर कोई कठिन सवाल है या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हल हो जाएगा, तो आप उसको सेव करके रख दीजिए, ताकि आप जो पूरा सवाल एक बार चेक कर लें, देख लें, तो दूसरी बार अटेम्प्ट कर सके आप उनको। ये थोड़ी बहुत आप बातें जो थी आपको ध्यान देना है। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।